चीज, क्लासरूम छोटा है। यही क्लासेस तो यही। ओके, चलो भाई देखो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा टारगेट जो है वो चैप्टर जो आपके पास अभी दिया है ये है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 o'clock तक। ठीक है, 12 o'clock तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा। Then 12:30 to 2 o'clock next chapter, that is EMI that we will finish. Okay, EMI का शॉर्ट नोट मैं दे दूंगा। मैंने फोटो लिया था लेकिन फोटो आ नहीं पाया तो मैं फोटो मंगा रहा हूँ, तो उसका शॉर्ट नोट मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो ये शॉर्ट नोट की बात मैंने तुम्हें कल बताई थी, जिस सेंटर्स पे मेरी क्लास थी वहाँ मैंने बताया था बेटा शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको एक ओवरव्यू रहता है। मैं अभी फिलहाल इसमें लिखकर कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद एक बार यहाँ पर पूरा पढ़ाऊंगा, बट सिंपल अगर तुम लोगों ने लिखा तो देखो, अगर पूरे चैप्टर को देखा जाए इन शॉर्ट तो एक व्यू डेवलप किया जा सकता है क्या कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू बेसिकली टू टॉपिक्स। द फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा किसके बारे में बात हो रही है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। यही दो बेसिक चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस करनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा और मैग्नेटिक फोर्स कैसे डेवलप होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू कितनी आएगी, इन्हीं सब चीजों के बारे में बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, वन बाय वन एक एक टॉपिक जो आपके पास लिखा हुआ है उस टॉपिक को आप देखोगे ही, और साथ ही साथ क्या करोगे, इसको लर्न करते हुए चलना है। ठीक है, आपके पास जो बुक्स हैं, ठीक है, चाहे जो आपने किसी भी ब्रांड के लिए हो, ओसवाल के लिए हो या फिर आयरन के लिए हो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आज ही शुरू करोगे, तभी इस चैप्टर को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए क्या बेटा, पीछे से बेटा वो कर्टेन जरा सही कर दो, पीछे जाके कर्टेन सही कर दो और ये बंद कर दो, बोलना नहीं बंद। हाँ, और इधर वाला थोड़ा, हाँ इधर वाला कर्टेन था, इधर कर दो। नहीं नहीं इधर ही कर दो बस। ठीक है भाई, चलो पहली बात देखो, हम लोगों ने अभी तक जो रिवीजन किया है उस रिवीजन में सबसे पहला टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए किसी से भी, बिल्कुल भी आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने और किसको डिस्कस कर लिया बेटा, कैपेसिटर। ठीक, फिर हम लोगों ने बात किया था लास्ट संडे को, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, ऑडियो में थोड़ा बहुत इश्यूज हैं, बट अगर आप समझना चाहोगे तो आराम से समझ सकते हो, तो इसके वीडियो से आप रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हो बेटा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th चैप्टर्स, ठीक है, ये हमारे पास जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इनमें से हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज व्हाट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का है जिसे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है क्या, मैग्नेटिक मटेरियल, प्लस अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको हमें नहीं पढ़ना है। अगला आपका आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको भी आज हमें फिनिश करना है। तो बेसिकली हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट वी हैव टू finish today, and then you have alternating current and electromagnetic wave. See, the alternating current that I will finish in the regular class. रेगुलर क्लास का मतलब क्या हो गया, आपका जो रिमेनिंग क्लासेस बची हुई होंगी मंडे से लेकर अगले सैटरडे तक, उसमें मैं 3 डेज के लेक्चर में एसी को कंप्लीट कराऊंगा।
ठीक है, पूरा रिवीजन इसका होगा, मतलब रेगुलर क्लास में से हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट विल बी ईदर फिनिश्ड इन नेक्स्ट संडे, ठीक है, कंबाइंड क्लास में, या फिर हम रेगुलर क्लास में 25 से पहले अगर हमारे पास रेगुलर क्लास बची होंगी तो मैं जरूर इसे कंप्लीट कराऊंगा। अप टिल 25th of October, see 25th of October, what will we do? We will finish the revision, okay? उसके बाद 25th अक्टूबर से लेके दिवाली की छुट्टियों तक, ठीक है, दिवाली की छुट्टी में एक धनतेरस होगी, उसके बाद एक छोटी दिवाली होगी, तो उसमें हम लोग कुछ इसी तरीके से 5-6 घंटे के लिए फिर से मिलेंगे। बेटा ये अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, मैं अपनी छुट्टी कुर्बान करता हूँ, तुम क्या बात करते हो? ठीक है, तो देखो दिवाली की छुट्टियों में हम लोगों के पास मिलेगा क्या, 25 से लेकर 3rd of नवंबर तक का 1 वीक विंडो हमें मिलेगा प्रॉपर, जिसमें मैं केवल और केवल आपसे फॉर्मूले सुनूंगा फॉर हाफ एन आवर, एंड द रिमेनिंग हाफ एन आवर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, प्लस योर डाउट्स। तो ये 1 वीक का विंडो यहाँ पर चलेगा। एंड लास्ट में जब हमारा दिवाली की छुट्टी चल रही होगी, छोटी दिवाली या धनतेरस के दिन, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, पूरे जितना सिलेबस हम लोगों ने कवर किया है उस सिलेबस से को एक साथ क्वेश्चन, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को जो मैं पिक करके दूंगा तुम्हें, अराउंड 5 घंटे का मतलब 20-25 100 क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, वी विल सॉल्व इन द क्लास ओनली। मैं दूंगा, तुम्हें टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से हम लोग 4-5 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि हमारा ये पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। देन आफ्टर दिवाली आप लोग आओगे, 2 टेस्ट हम लोग करेंगे कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है, उन दोनों टेस्ट के बाद मैं आपको कर दूंगा फ्री, आप अपनी प्रिपरेशन खुद करिए। प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप क्या करोगे, अपना एग्जाम दोगे, आपके स्कूल में जो एग्जाम्स हो रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम देने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे दिसंबर 1st वीक में, ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्जाम फिनिश होंगे। तो दिस इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे बेटा, और जितना ज्यादा आप डाउट पूछोगे, उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो, आप केवल और केवल रिवाइज कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जैसे 4 या 5 घंटे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आज 4 घंटे हम लोग पढ़ाई करेंगे, अगर उस 4 आवर्स को अगर घर जाके तुमने फिर से 4 आवर्स इन्वेस्ट कर दी, अभी जैसे मैंने तुम्हें लिखने के लिए दिया, ईमानदारी से जिन लोगों ने पूरा लिख लिया होगा उनको पूरा सेशन बहुत मजा आएगा, नहीं लिखा होगा, मैंने कल बोला था रिवाइज करके आना, कुछ बच्चों ने रिवाइज करके आया, कुछ लिख के आए, उनको और ज्यादा मजा आएगा। तो बात यही होती है कि टीचर तो तुम्हें गाइड कर सकता है बट तुम्हें याद नहीं करा सकता, तुम्हारे नंबर वो नहीं दिला सकता है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कोचिंग कर लेने से हमें नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, पढ़ाया जा सकता है। क्लास 11-12 में स्पेशली, क्लास 9-10 में होगा था बैठ के पकड़ के बिठा लेते थे, चलो 4 घंटा तुम पढ़ो, बट अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद इरिटेशन महसूस होगी, क्या करवाया जा रहा है आपसे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्क्रीन ब्लैक कर दो या स्क्रीन ब्लैक कर, अब इस चैप्टर को देखो हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 2 पार्ट में, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 में टॉपिक्स क्या क्या, सबसे पहली बात आती है क्या, फर्स्ट पॉइंट, कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा या नहीं करेगा, आंसर है यस, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया इसके बारे में बेटा, ऑर्स्टेड, ठीक है। तो ऑर्स्टेड साहब ने क्या बताया कि इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका अमाउंट क्या होगा, वी एक्चुअली डोंट नो अभी तक, जब तक ऑर्स्टेड साहब हैं। ऑर्स्टेड के आने के बाद कौन आएगा, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो इसी के बारे में बायो सेवर्ट लॉ ने क्या बताया कि बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, इन्होंने कहा कि इफ देयर इज एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, एंड वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, दैट टाइम करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसका लेंथ आपने कितना ले लिया बेटा, dl। I इंटू dl को क्या बोला जाता है बेटा, करंट एलिमेंट, दिस इज नोन एज करंट एलिमेंट, रिमेंबर दिस, करंट एलिमेंट। एंड इन दिस करंट एलिमेंट बेसिकली सभी लोग बेटा मास्क लगा के रखना, दूरी बहुत कम कम है तो इसलिए किसी को कोविड ना हो।
दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। डायरेक्टली करंट एलिमेंट के बारे में अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, डायमेंशन ऑफ करंट एलिमेंट मे बी आस्क्ड। तो इस करंट एलिमेंट की बात करी जा रही है कि इफ दिस इज द करंट एलिमेंट, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन बिकॉज़ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट है। अब इससे किसी डिस्टेंस r पर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर r। एग्जैक्ट लेंथ कितनी हो गई? r। इस पॉइंट P पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने बताया? बायोट। ठीक है, इन्होंने कहा क्या? इफ दिस पोजीशन वेक्टर r इज मेकिंग एन एंगल थीटा, किसके साथ? विद अ करंट एलिमेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी करंट एलिमेंट। ओके, तो जो है आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे क्या? अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB। Why? Because we are calculating that field due to this part only, and it has a value that is mu naught upon 4 pi into I dl, that is current element sin theta upon r square. This is the magnitude of that magnetic field. But in case you want to write this in a vector form, so mu naught upon 4 pi, see I यहाँ पर है, dl क्रॉस r वेक्टर, r इज द पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो आप अगर बायो-सेवर्ट लॉ में देखो तो दो फॉर्मूला मैंने लिखने के लिए दिया है। एक हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म, एंड नेक्स्ट इज दैट इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये बात क्लियर? बायो-सेवर्ट ने बताया कि भाई अगर हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट है देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बारे में जब हम बात करते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड will have two applications. What if we have a long current carrying conductor or we have a circular loop? So we will discuss in detail about these two topics. ठीक है, फिलहाल ये बेसिक आपको कुछ चीज समझ में आ गई। अब देखो उसी शॉर्ट नोट में मैंने क्या बताया है कि what are the basic laws to find out the direction of magnetic field. ठीक है, क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत है बेटा? नहीं, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। द फील्ड और द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट अप टू व्हिच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मैग्नेट। ठीक है, इतनी बातें आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। सी, जब बात होती है कि आपकी हाउ विल यू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हाउ विल यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए देखो दो लॉज होते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें से इन जनरल राइट हैंड थंब रूल ही हर जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको कई सारे लॉज याद करने की जरूरत नहीं है। किसको याद रखोगे बेटा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सपोज यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, या फिर होल्ड अ कंडक्टर सच दैट योर थंब डायरेक्टेड towards the flow of current and try to curl your remaining fingers. जब इसे आप क्लोज करने की कोशिश करोगे तो ये कैसा कर्ल होगा बेटा? इस तरीके के सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और ये जो सर्कल होगा दैट सर्कल विल गिव द डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर है, अगर मैं इसे कर्ल करूं सो यू विल गेट व्हाट? द सर्कुलर लाइंस, एंड दीज सर्कुलर लाइंस आर एक्चुअली क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पर होगा क्या? दैट इज इनवर्ड, और ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से बाहर आती हुई दिखेगी। अगर आप अपनी आंखों को यहाँ पर रखकर देखना चाहते हो हाउ इट विल लुक लाइक, तो दिस इज व्हाट? द करंट। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा बेटा? यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर दिखेगा, एंड इसके चारों तरफ क्या देखेंगे बेटा आपको? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दे आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, चूंकि मैंने बायो-सेवर्ट लॉ आपको बता दिया है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर और हायर, और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ता जाएगा इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है दैट विल इंक्रीजेस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये क्या होंगी? काफी क्लोज होंगी एक दूसरे के, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा द डिस्टेंस relative distance in between the magnetic field lines they will also increase. आपसे कोई पूछेगा what is the
shape of magnetic field lines due to a straight current carrying conductor, what will be the answer? Concentric circles. Okay, अब यहाँ पर concentric circle की बात आ गई किसके बारे में? straight current carrying conductor के बारे में. But we can take another example of a circular loop. Let's suppose this is the circular loop. सर्कुलर लूप दिख रही है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज क्लॉकवाइज. ठीक है, दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज. एंड वी कैन टेक द सिमिलर एग्जांपल बट द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम गोइंग टू चेंज. दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इन दोनों क्वेश्चंस को. अब देखो यहां पर मैंने कहा यार हमारे पास एक ही रूल है, वो क्या है? राइट हैंड थंब. So we can use the right hand thumb rule for the small current element. Here also we can use the small current element. इसकी वजह से अगर देखो इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? इनवर्ड. द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. यहां पर अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? आउटवर्ड. सी अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इसकी वजह से यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको और यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बेटा? आउटवर्ड एंड इनवर्ड. ओके, इज दैट ओके? सिमिलरली अगर मैं ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में इसको अज्यूम कर लेता हूं, बहुत सारे करंट एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन है. सो ड्यू टू ऑल द करंट एलिमेंट्स व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली हियर इनवर्ड. और ऐसा तो है नहीं कि यहां बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, दे विल आल्सो प्रेजेंट. बोलो, यहां पर क्या होंगी? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मींस ऑल द फील्ड लाइंस आर गेटिंग इनसाइड. और बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कमिंग आउट. ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पर? जरा ध्यान से देख. दे आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. यहां से बाहर आ रही है, यहां से एंटर कर रही है. सी यहां से एंटर कर रही है, यहां से बाहर. तो अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं, ठीक है, 3D डायग्राम, तो वो कैसा बनेगा? जरा ध्यान से देखो. दिस इज द लूप. ठीक, यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसा, और यहां पर ऐसा है. आप इधर से देख रहे हो. ऑल द फील्ड लाइंस आर एक्चुअली कमिंग इन. और अगर यहां से देखा जाए तो ऑल द फील्ड लाइंस आर कमिंग. तुम कहोगे सर ये कहां? तो ये जाके यहाँ कंप्लीट करेगा. मैं इसे कंप्लीट बना नहीं रहा हूं, ध्यान रखना. यहाँ पर भी सर्कल कैसी बनेंगी ये फील्ड लाइंस? दे विल आल्सो बी सर्कुलर, क्योंकि क्लोज लूप बनते हैं. तो यहाँ से अगर फील्ड लाइंस क्या हो रही है? बाहर आ रही है. ठीक है, इन जनरल हम सभी लोगों को पता है क्या कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, टर्मिनेट एट साउथ आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, while inside of the magnet they will again come from south to north and hence they will form a closed loop. ठीक है, अभी चूंकि क्लोज लूप यहाँ पर फॉर्म कर रही है तो यहाँ पर नॉर्थ से जनरेट हो रही है. यानी कि अगर मैं इसके ये जो फ्रंट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सारी लाइंस क्या हो रही है? टर्मिनेट. सो व्हाट काइंड ऑफ पोल इट विल फॉर्म? साउथ. और अगर पीछे की तरफ से देखा जाए तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्थ एंड साउथ पोल. मींस अ सिंगल करंट कैरिंग लूप will have a south pole as well as north pole. दोनों पोल्स होंगे. तो हम इसको अगर एक बात करें तो this can be assumed as a magnet, बार मैग्नेट, जिसके दोनों पोल्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं. बोलो, हम कह सकते हैं ना इसको? क्या कह सकते हैं? बार मैग्नेट. ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बन गया बेटा? साउथ पोल. कब? जब आपको करंट का डायरेक्शन कैसा दिखे बेटा? जरा ध्यान से देख. क्लॉकवाइज. ओके, so similarly in anti-clockwise direction what we can assume? Anti, remember this, anti-clock. And for north pole, anti की स्पेलिंग ANTI नहीं होगी, anti होगा, याद रखने की जरूरत है. तो अगर आपके पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इनवर्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कमिंग आउट. ठीक है, ये क्या होंगी? बाहर की तरफ आएंगे. ओके, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा? इनवर्ड. अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर बताऊं. आप सभी लोगों को इतना आइडिया तो होगा कि किसी लूप की वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू उसके सेंटर पर या उसके आसपास म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, आर इज द रेडियस, ये होता है। इन केस रेडियस मैंने फिक्स कर दिया और मैं करंट को क्या करने जा रहा हूं, इंक्रीज करने जा रहा हूं, करंट इज इंक्रीजिंग इनटू दिस, ओके। तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बोलो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज और नॉट। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, किधर करंट फ्लो हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे क्या कि सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज, बोलो हाँ या ना। तो करंट बढ़ने से क्या होगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज लूप में, और क्लॉकवाइज लूप में कौन सी संख्या बढ़ेंगी। ये बात याद रखना, मैं इंडक्शन में फिर से बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा क्या, लेंज लॉ, है ना, जब इंड्यूस कराऊंगा करंट तो वहां पर समझाऊंगा, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि यार देख करंट बढ़ने से इनवर्ड फील्ड बढ़ रही है, तो वो अपोज क्या करेगा, इनवर्ड की संख्या को, तो वो बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। दो बातें क्लियर। सो सिंपली हम लोग के पास अभी तक का डिस्कशन क्या हो गया, किसी इफ वी वांट टू डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड वी मस्ट हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या होना चाहिए हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर। किसने बताया, ऑस्टेड ने बताया, जल्दी से बताओ किसने बताया भाई, ऑस्टेड ने। दूसरी बात, ऑस्टेड बता के जब चले गए तो फिर कौन आए, दो लोग आए, उन्होंने कहा भाई इसका अमाउंट मैं बताऊंगा, तो अमाउंट बता दिया उन्होंने, उसकी वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता दे, dV = 4 pi ideal sin theta upon r square। वेरी सिंपल ना। इस मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने बता दिया, दो साइंटिस्ट ने बता दिया भाई इसकी वैल्यू कितनी कितनी होगी, तो उस वैल्यू को आपने यहां पर लिख दिया। अब इसका इस्तेमाल करके आपने किसके लिए बात किया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी लिखा होगा देखो, ट्रिपल सी करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरा क्या, सर्कुलर लूप के बारे में बात करेंगे। सो व्हेन इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर we can take two different situation। The first, we have a current carrying conductor of finite length, ठीक है, it has a length L, let's suppose, okay, and यहां से किसी जनरल पॉइंट से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, I करंट फ्लो हो रहा है। इन केस अगर मैं इसको यहां से नीचे वाले एंड से मिला दूं तो इट इज मेकिंग एन एंगल φ1, एंड यहां से अगर मैं मिला दूं तो ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, φ2, ठीक है। मैं डिराइव नहीं कराने वाला हूं बेटा फॉर्मूला, देखो बहुत क्लियर सी बात है, मैं डिराइव नहीं कराने वाला उस फॉर्मूले, समझा रहा हूं इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका लेंथ क्या है, L, या तो लेंथ दिया होगा या तो φ1 φ2 दिया होगा। अगर φ1 φ2 नहीं दिया है तो विद द हेल्प ऑफ लेंथ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ φ1 एंड φ2, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये क्या है, डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस बेटा, जितने डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, I दिया है, और क्या दिया गया है, x दिया गया है। इन्हीं के फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई x, और क्या हो जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। इज दैट ओके? दिस इज फॉर द फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। This is the magnetic field due to the finite length of wire. But in case, what happens? The second case. This is the first case. This is the second case that we can take here. In case this wire has an infinite length, means ये जो दूरी x है, इसके कंपैरिजन में अगर इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, कहाँ मिल रहा है बेटा, इनफाइनाइट। तो हम कहेंगे क्या, ऐसे केस में φ1 और φ2 will become 90 डिग्री। एंड अगर φ1 φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू विल से सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई x। सी एक चीज मैं बताऊं, मेरे फॉर्मूले में जनरली तुम कभी यहाँ 2 नहीं देखो, मैं इसको कट नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको यार इसकी पूरी वैल्यू होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 10⁻⁷। तो इसकी पूरी वैल्यू को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर भी जब न्यूमेरिकल में तुम जाओगे तो तुम सोचोगे सर इसकी वैल्यू उठा के कहां से रखा जाए, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब जनरली नहीं करता। उसमें यहाँ पर 2I बाई x हो गया, ओके। बट देयर इज थर्ड केस आल्सो ऑफ दिस। थर्ड केस क्या है इसका, आप देख सकते हो बेटा, जरा ध्यान से देख। सपोज दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ वायर, बट वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड, नियर वन एंड।
किसी एक एंड के पास पाना चाहता हूँ, तो सोचो इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूं कहां पर बेटा, यहाँ पर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और phi 1 क्या हो जाएगा 0, तो एक एंगल क्या हो जाएगा phi 1 will become 0 and phi 2 will become 90 degree. Hence the magnetic field that you will get here, that is mu naught upon 4 pi, अब डबल की जगह केवल I by x हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। Now in this case, in all the situation, what we can observe, the magnetic field is varying with the distance. मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है भाई, डिस्टेंस के साथ, और कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन के साथ वेरी कर रहा है। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड ग्राफ, वी विल गेट दिस रिलेशन ओनली, किसके लिए भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो B is inversely proportional to X, that we can say here. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से दूरी बढ़ेगी, यू विल हैव अ रिडक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो ये बात समझ में आया? वन पार्ट क्या भैया, किसका फोन बोलता है? तो ये हो गया बात, ये बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड x के साथ कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस कैन बी अ थंब रूल। थंब रूल मतलब क्या, मतलब राइट हैंड थंब रूल नहीं, कैसे कि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं क्या, सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग इट्स करंट I, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at 2 points A and B, where A is at a distance of x and B is at a distance of 16x। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका रूल इस्तेमाल करोगे, सर B1 by B2 is equals to x2 by x1। You can directly use, why, because here the current is common for both the cases। तो करंट अगर आपका कांस्टेंट है तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपसे क्वेश्चन बोल सकता है क्या, if there is a conductor, ठीक है I1, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा I2। ठीक है, ऐसे केस में मैं आपसे, अभी देखो सर्कुलर रूप पर नहीं आया, ध्यान रखना, ऐसे केस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो सी दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ, इट हैज अ करंट I1, इट हैज अ करंट I2, लेट्स, ठीक है, एंड द करंट इन बोथ द कंडक्टर इज इन सेम डायरेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में क्या है, सेम है, तो मैं आपसे पूछूं देयर आर 3 रीजन P Q एंड R। ठीक है, P Q एंड R, देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट रीजंस, है ना। ये पॉइंट है जब P है, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट क्या है R। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, D है, ये दूरी कितनी है, D है, ये दूरी कितनी है, D है, और ये दूरी कितनी है, D है। ठीक है, what is the value of magnetic field at point B, magnetic field at point Q, magnetic field at point, आपसे मान लो पूछ लिया जाए। ठीक है, how will you get the magnetic field value? See, सबसे पहले जब भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, magnetic field is a vector quantity, you must have the direction as well as magnitude। How will you get the value of magnitude? That you already know, sir। B is equals to mu naught upon 4 pi 2I by R और X। ठीक है, ये हमें पता है। सोचो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है फर्स्ट, दिस इज द सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर। If we want to find out magnetic field at this point, let's suppose, okay, what is the distance of this point from this? 3D। ठीक है, so what is the magnetic field here? You will say sir B1। What must be the direction at that point? Inward। You will write sir B2 due to this current carrying conductor. What must be the direction there? That is also inward। So if I ask what is the net magnetic field at that point, you will say sir B1 plus B2 because both are inward। Okay, can you put the value here? Sir mu naught upon 4 pi 2I1 by 3D plus mu naught upon 4 pi क्या आ जाएगा भाई 2I2 upon D only। जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो, आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। In the same manner, if you want to find out the field at this point, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा B1 इनवर्ड, I2 की वजह से B2 क्या होगा आउटवर्ड।
तो व्हाट इज द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट? सर B1 डिफरेंस B2, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लोगे। व्हाट इज द डायरेक्शन? बड़े वाले की तरफ। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा B1 इज ग्रेटर देन B2, लेट्स सपोज। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ B1, यानी कि इनवर्ट। तो बोलना यार ये सारी कॉमन सेंस यूज करेगा ना, चल बढ़िया। तो मैंने यहां कर दिया क्या यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 बाई d माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i2 बाई d। क्या कॉमन हो जाएगा बेटा? i1 i2 को छोड़ के सब कॉमन हो जाएगा। सो यू मे राइट द आंसर दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा भाई, 2 बाई d i1 माइनस द डायरेक्शन इज इनवर्ट, क्योंकि हमने ये माना। In the same manner, can we get the value of this? The only difference is the direction. यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ इनवर्ट था B नेट का डायरेक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा आउटवर्ड। सी और दो दोनों हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही? यानी कि अगर आपको देखो कहीं से कि हम लोग ऐसे देखना चाहें, सर दिस इज I1, I2, दिस इज I1 and I2। कौन है I1 I2? करंट। कैसे देख रहे हो? टॉप व्यू से। ऊपर से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा बेटा? एक पॉइंट ही तो दिखेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा है I1 I2, एक क्वेश्चन दिया गया तुम्हारे बुक में, I1 I2 ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। What is the meaning of this? The current is actually coming outward. The current is coming outward. Simple ना? अब ऐसे केस में देखो यहाँ पर in between what is the direction of magnetic field? Due to 1 की वजह से कैसा होगा ऊपर, 2 की वजह से कैसा होगा नीचे। See, this is what B1 और this is what B2। मैंने कहा B1 is greater than B2, तो what is the net value? B1 minus B2। यार यही तो हमने किया है, बट हम अभी कैसे देख रहे थे? सामने से देख रहे थे। अब कैसा व्यू है बेटा? वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू में आपको एग्जैक्ट क्लियर दिख रहा है। बोलो, इन दिस केस एट दिस पॉइंट B1 and B2 both were inward। इनवर्ट का मतलब क्या है? करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर? This is V1 and this is V2 here. While at this point, the field B1 and B2 both are in the same direction. बोलो भाई। तो ऐसे केस में B1 B2 की वैल्यू अगर यहाँ पर आ गई तो B नेट का आपको क्या मिल जाएगा? B1 प्लस B2। ये नीचे की तरफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटवर्ड। देखो यहाँ से इसके कंपैरिजन, कैन यू रिलेट दिस? हाँ। और यहाँ पर भी B नेट आपको क्या मिल जाएगा? B1 प्लस। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कैसा कि भाई देख तेरे पास एक पॉइंट, एक करंट है I1 एंड दूसरा करंट है कैसा I। सी यू हैव टू डिफरेंट करंट्स, दैट इज I1 एंड I2। वन इज कमिंग आउट, अदर इज कमिंग गोइंग इन। ठीक है, तो इसकी वजह से इस बिटवीन निकालना हो आपको। आउटसाइड करंट का डायरेक्शन किधर? आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड किधर? अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज B1। इनवर्ट, इनवर्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर? देखो ऐसा ऊपर की तरफ ही होगा बेटा B2। तो जब दोनों करंट का डायरेक्शन कैसा हो बेटा? एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो, तो इन बिटवीन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा मिल जाएगा बेटा? B1 प्लस। आउटसाइड क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2। दिस इज द फंडा। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज इट। एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरे पार्ट पर आया जाए, दैट इज व्हाट? सर्कुलर लूप। ठीक है, डोंट वरी, आई विल सेंड दैट पीडीएफ टुडे ओनली। सी दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट? द सर्कुलर लूप। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? सर्कुलर लूप। जब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप के बारे में, सर्कुलर लूप की 2 या 3 कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। देखो कौन कौन सी। द कंडीशन किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the first condition. See, this is a circular loop. ये सर्कुलर लूप है पूरी तरीके से। ओके, एट its center O, what is the magnetic field? Can you tell me what is the direction of magnetic field at this point? What is the direction of magnetic field at the center O?
इनवर्ड और आउटवर्ड? कि नॉर्थ पोल पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? दैट इज आउटवर्ड. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस? सर म्यू नॉट अपॉन, यहां पर मैं लिखता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला और इजी हो जाता है, आई अपॉन, अगर इसका रेडियस r है तो r, a लिखना है a, स्मॉल r लिखना है तो स्मॉल r, कुछ बुक में जैसे दिया जाता है, तो आई एम राइटिंग हियर इस कैपिटल. ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा इसमें? I. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्चुअली आउट, दैट इज एक्चुअली आउट. ठीक है, अगर मेरे पास इन केस मेरे पास जो लूप है, ठीक है, जो लूप है वो कैसा हो जाए? सी एस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा? सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्ड. ओके, एंड व्हाट मस्ट बी द वैल्यू? सर वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज. व्हाई? म्यू नॉट अपॉन 2 I by r. बोलो हाँ या ना? There is one formula only. But in case at the center we want to find out the magnetic field, but that is not due to the complete loop, just because of some amount of r. Means we have a r given like this. Okay, and it is actually suspending angle at the center O. This is what its radius r. How much angle it is going to suspend? Sir, it is alpha. This is alpha. How will you remember the formula? See, the magnetic field B is equals to क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 pi I by R into अल्फा. देखो क्या दिया हुआ था फॉर्मूला मैंने, यही है. समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो अल्फा है ये क्या है? एंगल. एंड ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा और एंगल इन रेडियन ओनली, डिग्री में मत रख के आ जाना. समझ आ रही बात? अभी क्वेश्चन पे करेंगे हम लोग. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस. अब तुमसे कोई पूछे सर हाउ विल यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस? ओके, सिंपल. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. हेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज आउटवर्ड. इफ द करंट इज ऑपोजिट दैट इज इनवर्ड. हां सर यहाँ पे सर sin थीटा 1 का sin थीटा 2 कहां sin थीटा 1 सर वहां पे सर तभी तो 2i होगा. कहां? सर 2i होगा, फिर इधर का 4 पाई कट जाएगा. नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं लगा था. यहाँ sin थीटा नहीं लगता है. सिर्फ देखो, अगर तुम्हें यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना, देखो ऐसा बहुत सिंपल सा है. तुमने क्या ले लिया यहाँ पर? dl. इस पॉइंट पर db की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा मुझे बताओ. सर इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 डिग्री. डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R. परपेंडिकुलर है ना, sin 90 डिग्री अपॉन दूरी कितना हो गया? r. क्लियर? sin 90 की वैल्यू 1 गायब कर दिया मैंने. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, आई आर बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dl. Or you can put यहाँ r square, or you can put the value of this, that is mu naught upon 4 pi I by r square into, ये क्या है? dl is perimeter. ठीक है, that is r, है ना, is equals to r into d theta. We can say also for a small angle d theta. अगर ये dl arc है, थोड़ी देर के लिए अगर माना जाए, तो क्या हो जाएगा? ये रेडियस के साथ मल्टीप्लिकेशन. कैन वी पुट द वैल्यू हियर? r into d theta. ओके, नाउ थीटा इज वेरिंग फ्रॉम व्हिच पॉइंट टू व्हिच पॉइंट. अगर मैंने कहा यहाँ पर 0 डिग्री से अल्फा डिग्री तक वेरी कर रहा है, अभी मैं इसके डेरिवेशन बता रहा हूँ, तुरंत यहाँ आ जाएगा. तो फ्रॉम 0 टू अल्फा यू कैन से r से r एक कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा फ्रॉम अल्फा टू और 0 टू अल्फा. तुम कहीं से कहीं तक इंटीग्रेट करो, मतलब आएगा क्या यहाँ पर? अल्फा. अल्फा की वैल्यू अगर पुट कर दो कितना? 2 पाई. अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाए? 2 पाई. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द होल एंगल 2 पाई फॉर वन कंप्लीट सर्कल. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 2 पाई आएगा.
थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर कौन सा फॉर्मूला दे देगा बेटा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड यू मे गेट द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज व्हाट सर्कुलर लूप, और कहां पर, उसके सेंटर पर। व्हाट यू हैव टू डिसाइड, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दैट इज गिवन हियर एंड डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है वो मैंने बता दिया आपको। दो बातें क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चूंकि सर्कुलर लूप के ही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सो वी कैन गो फॉर द एक्सिस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, this is a circular loop, let's suppose this is the axis, okay। ये चूंकि एक्सिस है तो ये दूरी मैंने कितनी ले ली x, इसके रेडियस की वैल्यू मैं कितना ले लेता हूं भाई r, लेट्स सपोज। ठीक है, अब यहां पर तुम्हारे पास करंट का डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट है। तो अब यहां पर करंट देखो कैसा जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस ये कौन सा पोल बनेगा, इधर कौन सा पोल बनेगा, सब। मींस इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अभी बाहर की तरफ। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सर इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पढ़ा रहने दो, यहाँ क्या होगा 2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 बाई। रिमेंबर दिस, व्हाई आई एम टेलिंग दिस। 2 पाई से कट करोगे तो म्यू नॉट बाई 2 आ जाएगा, ध्यान दे। 2 पाई से अगर 4 पाई कट किया जाए तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2। तो यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला लाइक दिस, म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2 ऑल्सो। ऐसे भी आपको मिल सकता है, इवन कुछ जगहों पर n भी मिलेगा। ठीक है, इवन इसी फॉर्मूले को कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द लूप व्हाट विल यू गेट, सर 2 आई, ठीक है, और इनटू क्या कर दिया a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? What is the value called I into A? That is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. So, this formula can be written as B is equals to mu naught upon 4 pi 2, और वो क्या लिखा है भाई, I A के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, M upon R cube x cube if R is much less than x। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? If this distance is greater than R, और बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। Can we compare this formula with one formula that is 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon R cube। बोलो ये क्या था, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल, एंड दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल बेटा, व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ डाइपोल, बिकॉज़ इट हैज 2 पोल्स नॉर्थ एज वेल एज साउथ। तो इसका मतलब इसको हम एक छोटा सा मैग्नेट माना जा सकता है, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों के पोल के बीच की दूरी कितनी, कुछ दूरी होगी। ठीक है, अगर इनके बीच की कुछ दूरी है और दो अलग अलग पोल्स है इक्वल एंड ऑपोजिट जिनका स्ट्रेंथ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। क्योंकि यहाँ पर ये डाइपोल किसका है, मैग्नेट का, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल इज I into A, and if there is n number of loops are there, like one loop is not there, n number of loops are there, so NiA is also called M। ठीक है बेटा, इसे क्या बोला जाएगा, डाइपोल मोमेंट। एंड यहां से हम इस फॉर्मूले को, पहले ही हमारे पास फॉर्मूला है बट वी कैन डेराइव दिस फॉर्मूला आल्सो, ठीक, बिकॉज़ इट इज कंप्लीटली रिलेटेबल टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल आल्सो। ठीक, ये तीनों बातें क्लियर हो गई। किसके बारे में, सर्कुलर लूप के बारे में। बोलो
पहले जब तुम लोग का एमसीक्यू नहीं हुआ करता था, ऐसे टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता, कैसे कहता था क्या कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसमें ऐड करता था क्या, एंड कंपेयर दिस फॉर्मूला विद द डाइपोल ऑफ और इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड हेंस प्रूव दिस लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो 5 नंबर का सवाल बनता था, इस तरीके से सवाल बनता था, एंड दिस वाज द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर अभी के लिए तुम्हारे काम की चीजें क्या है, वो मैंने आपको बताया। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। व्हेनेवर, ध्यान देना, कभी भी अगर आपके पास सिंगल लूप है, दिस फॉर्मूला इज रिटन फॉर सिंगल लूप ओनली। इफ यू हैव n नंबर ऑफ लूप, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय n। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी लूप की संख्या अगर बढ़ा दी जाती है, मल्टीप्लाई कर लो उससे। बोलो, बात समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास एम्पीरियन लूप है, उसके बाद सारी चीजें हटाता हूँ। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन। One more note that is important, that is not written in your short note. What if there is a current carrying conductor and ये है क्या, this is the direction in which the conductor is lying. So at this point, what is the magnetic field at this point? Always zero. Remember why? Because यहाँ से अगर करंट एलिमेंट लेते हो तो इसी यही इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r। तो पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0, sin theta is always equal to 0. This you have to remember. ठीक है, now we have a question, like हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, याद है? See, this is the question. Okay, there is a current flowing like this. Okay, it has a value I. At this point O, what is the net value of magnetic field? सबसे पहले जब भी नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछे और कॉम्बिनेशन ऑफ लूप और वायर दोनों, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने करंट एलिमेंट्स हैं। करंट एलिमेंट का मतलब क्या, सी दिस इज वन पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। हाउ मेनी करंट एलिमेंट्स आर देयर? 6. This angle is already given, that is 60 degree. Okay, this is what 60 degree angle. तो यहां पर आप बताओ कितने मैग्नेटिक फील्ड बन सकते हैं, जितने नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है। लेकिन चूंकि ये जो है करंट एलिमेंट, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो पॉइंट O जो है उसी लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सो कैन वी रिमूव देम? We can remove this, remove this, remove this also. ठीक है, so actually we have 1, 2 and 3 elements जिनकी वजह से मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। See how much magnetic field, यहाँ पर ये दूरी दे दिया गया, मान लो क्या x दे दिया गया, तो ये भी कितना है, x है, ये भी कितना है बेटा, ठीक। लेट्स सपोज इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, B1, दैट इज आउट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन निकालना, फिर मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। इसकी वजह से कैसा होगा बेटा, इनवर्ट, फिर B3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउट। ओके, सो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट? यू विल से सर B1, मैंने आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो इनवर्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि जो वैल्यू बड़ी होगी उसी की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मुझे अभी लग रहा है कि आउटवर्ड होगा, इससे मैंने लिख दिया, मुझे लग रहा है इससे मैंने लिखा, तुम्हें लगेगा तुम मत लिखना, तुम क्या करोगे, जो आएगा वो लिखना, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू B1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? सर इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/3x इंटू अल्फा। अल्फा कितना बेटा, पाई/3। फॉर्मूला याद है ना, पाई से अब पाई काटना चाहो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट म्यू नॉट I अपॉन 4 दिया 12, 36x।
that is what b1. What is the value of b2? You will say sir mu naught upon 4 pi again I by बस ये 2x हो जाएगा यार, किसकी वजह से देखो पूरी 2x हो गया और ये क्या हो गया पाई बाई 3 अगेन, ठीक है। तो 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 24x। और ऐसे तुम क्या लिख लोगे बेटा, b3 की वैल्यू लिख लोगे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह x हो जाएगा पाई बाई 3, तो एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बाई 12, ठीक है। जब तीनों की वैल्यू यहां पर रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो बी नेट क्या मिलेगा, b1 है बेटा, b1 है क्या म्यू नॉट, कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ से, b2 से भी इतना कॉमन हो जाएगा और b3 से भी इतना कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पर म्यू नॉट I बाई x, बचा क्या 1 बाई 36 माइनस 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 12, so what is the value, तीनों का एलसीएम कितना होगा 72, हाँ म्यू नॉट अपन I बाई x, अगर तुम चाहते तो 12 भी कॉमन ले सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6 2 8, 4 बचा, 4 से काट दो तो 24 आ जाएगा, तो आंसर इज व्हाट म्यू नॉट I बाई 24x, दिस इज द नेट वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, ओके। मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, बट पहले इसे आप कर दो। बेटा क्या बेटा तुम लोग खाला का घर बना रहे हो, जब मन करे तब आ जा रहे हो, हो गया भाई ये बात, चलो कहानी को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। ठीक, हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया अभी तक, कौन कौन सा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और लूप, अगले पार्ट पर आते हैं सी। तो अभी तक हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर ही हैं, थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते चले। मैग्नेटिक फील्ड, जल्दीबाजी में नहीं, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरी बात ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस ऑन सेंटर आल्सो, ठीक, एंड इट इज these two are explained by Bio and Severt law, you may have different kind of questions, जैसे आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर एक दूसरा लूप रख दिया गया है और इस पॉइंट पर पूछे व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैन यू गेट द वैल्यू इजीली बाय फाइंडिंग द डायरेक्शन, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये B2 है ये B1 है, कितने डिग्री पर काम कर रहा है बेटा 90 पर, रिजल्टेंट यहाँ से चला जाएगा। अगर मेरे पास एक लूप ऐसा है एक लूप ऐसा है तो यहाँ पर निकालना हो आपको, तो एक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, नेट वैल्यू निकल आएगी। आपको किसी ने शक्तिमान बना दिया, ठीक है, याद है शक्तिमान, बीच में वो सूरजमुखी का फूल भी बना होता था, ठीक। हाँ, नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, सी अगर आपके पास सोचो एक एक्सिस 2 एक्सिस और 3 एक्सिस, 3 आपके पास एक्सिस है, ठीक है, कितना कितना एंगल बनेगा सेंटर पर, 360 इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 60 ईच, है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक सोचो अगर ये जो है यहाँ पर ये वाला लूप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस एक्सिस के डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट लेट्स सपोज B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा कुछ इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा कुछ, ठीक है। व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ फील्ड इफ द करंट इज इक्वल इन ऑल, दैट इज 0, समझ में आ गया, क्योंकि देखो तीन आपके पास वेक्टर है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, 120 120 एंड 120 0। सो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें बताने की जरूरत, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे सॉल्व कर लोगे, नहीं आता है तो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दिस इज द वन पार्ट,
The second part that we are going to discuss, that is Ampere circuital law. See, ये भाई साहब की एंट्री होती है क्यों? क्योंकि अब आने वाले जितने भी आपके पास मैग्नेट्स हैं, they are actually magnets, one magnet, two magnets. The magnetic field due to these two magnets और जो भी अभी रिमेनिंग मैग्नेट्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बायो-सेवर्ट के फॉर्मूले से अब टफ पड़ रहा है. किसने अपना लॉ दिया? एम्पियर साहब ने अपना लॉ दिया. अभी ये लॉ देकर चले जाएंगे, फिर इनकी बेइज्जती हुई कहां पर? मैक्सवेल करेंगे, होएंगे बढ़िया से. कैसे भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट याद नहीं है? हाँ सर्किटल लॉ. ठीक है, तो एम्पियर के सर्किटल लॉ में सुधार आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तुमको यही पढ़ना है. ठीक, अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या क्या चीजें देखते हैं. पहली चीज इनका लॉ क्या कहता है. सपोज आपके पास मान लो यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो रहा है बेटा? I1. यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो रहा है? I2. एक तीसरा है जिसमें कितना करंट फ्लो रहा है? I3. ठीक है, एंड मैंने तुमसे पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ. क्या बोला? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ. अब तुम कहोगे सर मेरे पास राइट हैंड थंब रूल है, क्या करूंगा? इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड और इसकी वजह से आउटवर्ड. नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा भाई तू? सर B1 प्लस B2 माइनस B3. बोलो हाँ या ना? कुछ ऐसा काम करेगा? अभी भी सीखा हम लोगों ने. लेकिन एम्पियर साहब ने कहा यार देख मैं एक जादू की छड़ी लेकर आ रहा हूँ. क्या? इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपली अप्लाई माय फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला कहता है भाई? कहता है भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl. व्हाट इज dl? एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा पार्ट. दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड द लूप. का मतलब ये कि यहां पर अगर मैं एक ऐसा लूप ड्रॉ कर दूं जिसका इस पॉइंट से दूरी आप कर दो मान लो r फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो जो टोटल B डॉट dl होगा, B डॉट dl का मतलब क्या हुआ? देख यहां से छोटा सा पार्ट dl लेगा ना यहाँ पर dl, और लूप का डायरेक्शन क्या लिया तूने? इस डायरेक्शन में, तो ये dl हो गया. मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं समझे? क्योंकि लूप है ना, ये लूप हमने क्या बनाया? इसको ग्रीन से क्या बनाया? लूप बनाया. तो लूप के इस पॉइंट पर dl की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी ना बेटा. और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड. बोलो अब इनवर्ड आउटवर्ड का टेंशन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि थीटा या तो 0 या तो 180 डिग्री, बट cos थीटा विल बी ईदर प्लस और माइनस 1. ठीक है, तो यहां पर अगर वैल्यू रखेगा तो देख क्या मिलेगा आपको? B dl का क्लोज इंटीग्रल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B dl? क्लोज का मतलब क्या? जिस लूप का वो छोटा सा पार्ट है, जब हम उसका क्लोज इंटीग्रल करते थे तो उस पूरे लूप की लेंथ होता. अगर ये क्या होता है? dA होता तो उस पूरे सरफेस का एरिया बताता. अगर ये dV होता उस पूरे सरफेस का वॉल्यूम बताता. बोलो बात समझ में आ रहा है? द क्लोज इंटीग्रल मीनिंग. ओके, नाउ म्यू नॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I इनसाइड? I इनसाइड का मतलब क्या? नेट करंट. हाउ मेनी करंट्स आर देयर इनसाइड? 3. हाउ विल यू पुट द वैल्यू? सर I1 प्लस I3 माइनस I2. बोलो. ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या मान दिया? अपवर्ड, और इसको क्या मान लिया? नेगेटिव करंट. तो यहां पर हमने वैल्यू रखी, दैट इज I1 प्लस I3 माइनस I2. ठीक है, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला अगेन. किसका? B का. जरा ध्यान से देख, B इनटू ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3 माइनस I2, और B can be written as mu naught upon 2 pi summation of all the currents upon R. The funda. Okay, so Amperian loop. What is the Amperian loop? An imaginary line, linear section. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? जिसके अंदर हमारे पास सारे करंट्स आ जाए, उसे Amperian loop बोला जाएगा. ठीक है, how to apply the Ampere circular law? This is the funda how to apply the Ampere circular law. In case it is asking about the magnetic field at this point due to these two only. इसमें इसको इंक्लूड करना होता तो उसको एक्सक्लूड कर देता. ठीक है भाई, समझ आ रही बात? So this is how we can apply Ampere circular law. What is the Ampere circular law? It is a closed integral of B dot dl is equals to mu I inside. ठीक है, समझ गए ये बात?
अब इन्होंने तीन चीजों को एक्सप्लेन किया, कौन कौन सा? देखो, पहला सोलेनोइड, दूसरा टोरॉइड, और तीसरा थिक वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ having constant current density। ठीक, हमारे पास ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिसको इन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला इसका डेराइव करेंगे इसके हेल्प से। देखो कैसा, पहली बात होती है क्या, सोलेनोइड की, हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज अ पाइप, लेट्स सपोज, ठीक है, इंसुलेटेड पाइप, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करा, वायर को टाइटली बाउंड कर दिया, लाइक दिस। समझ आ रहा है? नाउ व्हेन इट विल बी कनेक्टेड विद अ बैटरी, देयर विल फ्लो अ करंट, करंट ऐसा कुछ फ्लो करेगा। व्हेन देयर विल बी अ करंट इनटू दिस, लुक फ्रॉम दिस पॉइंट, what is the direction of current here? Clockwise. What must be the pole? This is what? No. But in case again, see from this point, what is the direction of current here? So this will be so never ever pre-assume कि भाई करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो नॉर्थ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन वाइंडिंग। तो जब भी आपके पास वाइंडिंग हो तो आप जरूर देखो कि वाइंडिंग किधर से करंट क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ गई बात? बाय विच we can decide the direction of the dipole. See, this is also dipole because it has a north and south pole and it has a length also, ठीक है, इसके पास एक significant length भी होती है। और हम लोग एक लॉन्ग सोलेनोइड की बात करेंगे मतलब लेंथ बहुत बड़ी होगी, ऐसे सोलेनोइड की बात बेसिकली यहाँ पर करनी होती है। तो जरूरी ये होता है क्या कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा वो तो हम निकाल ही लेंगे, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा उसके बारे में अगर हमें बात करनी हो तो हाउ विल वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये कलर आपको विजिबल होगा? सी, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी, आया ना बोल भाई? निकलेंगी, ध्यान इधर है ना, साउथ पे क्या होंगे आगे, टर्मिनेट होंगी, ठीक है। तो नॉर्थ से यहां से स्टार्ट होंगे और कहां टर्मिनेट होंगे बेटा, साउथ पर। बट व्हाट अबाउट इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ। इसी तरीके से क्या होंगे, यहां पर क्या होंगे, लगभग लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, while outside you will find the magnetic field very far from each other, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि इन सोलेनोइड, ऑलवेज रिमेंबर, इन सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात करो बेटा, इन लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट n into I। what is n? it is the number of total turn upon total length, number of length per number of turns per unit length, ठीक है। I is the current जो यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। it is almost uniform inside, मतलब कुछ रीजन में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, but as we move towards the end, so at the end you will get the half of magnetic field from the center, that is how much, mu naught n I upon 2, ठीक है। but in case we want to find out the magnetic field outside, it is almost zero। ideally what we assume, these three basic, मतलब आपसे पूछे what is the magnetic field at this point, it is almost zero। how? let's discuss about this कि बाहर कैसे फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है।
जरा ध्यान से देखो यार, लिखने से पहले इस चीज को समझ। मैंने कहा क्या, पहली चीज, जो आइडियल सोलेनॉइड होगा वो बहुत लंबा होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम रखा जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, मतलब उसका डायमीटर भी हमारे पास क्या होगा, काफी कम होगा, ठीक है। जरा यहाँ पर हम करंट फ्लो करा दें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट, जरा ध्यान से समझ लेना। सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ यू रियली want to find out the magnetic field at this point, ठीक है, net magnetic field, see, can we assume there are two current elements like this and other current element like this, both are opposite। अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा बेटा, B1 डिफरेंस B2। अरे यार याद है ना, अभी अभी बताया था मैंने, ऐसा करंट एलिमेंट है तो यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ सम हो जाएगा, क्लियर। तो चूंकि यहाँ डिफरेंस मिल रहा है B1 माइनस B2, एंड अगर इससे दूरी देखी जाए, अगर ये R है और इससे दूरी देखी जाए, ये क्या है बेटा, R प्लस B है, बट R इज मच मच ग्रेटर देन D। R क्या है, D से काफी बड़ा है, क्योंकि डायमीटर इज वेरी स्मॉल of an ideal solenoid. So you can say, sir, B1 is almost equal to B2 because B1 and B2 are depending on one factor, that is distance, while current is same in both, ठीक है। तो R plus B is almost equals to R, तो यहाँ पर net magnetic field will be considered as C। but क्या ऐसा practically होता है, नहीं, but in ideal case what we assume it is there। clear होगी बात। सोलेनॉइड की ये कहानी पढ़नी आपके लिए ज्यादा अच्छी। okay, now if you really want to draw the magnetic field, this is what magnetic field, this is O means the center of solenoid, there are two ends of the solenoid, one and second end, and this is the variation of distance। at the center you will have the maximum mu naught n into I, that will be sustained for some distance, but it will reduce and become half near the both ends, दोनों ends, यानी ये, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर वैल्यू इसकी, that is b by 2, और ये ऐसे डिक्रीज हो जाएगा आगे, बोलो बात समझ में आया। दिस इज कॉल्ड सॉल्व, ठीक है। ये बात हो गई सोलेनॉइड। तो दूसरी बात करेंगे हम किसी टोरॉइड की, वो अगले साइड पे करेंगे, फिर हम ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, लाइंस एग्जिस्ट करती है बट हम उसे देख भी नहीं सकते, हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो इमेजिनरी लाइंस ही ड्रॉ करते हैं। लाइंस एक्चुअली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे, दे आर इमेजिनरी लाइंस, so that we can understand the direction behavior of magnetic field। ये बेसिकली बनना होता है, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, why two magnets attract or repel each other? because of different polarity। why two charges repel each other? same polarity। That is a very basic and fundamental thing। कोई भी अगर एक फील्ड, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है बाय नॉन कांटेक्ट फोर्स, रिमेंबर हाउ मेनी नॉन कांटेक्ट फोर्स आर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल तभी करेगा जब पहले के विसिनिटी में दूसरा या दूसरे के विसिनिटी में पहला आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, पहले के फील्ड में दूसरा या दूसरे के फील्ड में पहला आ जाए। थोड़ा और सिंपल करते हैं, पहले का फील्ड दूसरे के फील्ड को इंटरफेयर करे, सिंपल सी बात है, तभी दूसरे पर क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स। इट कुड बी ईदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। इट आल्सो ट्रू फॉर ह्यूमन लाइफ। कोई भी दो एक दूसरे पर फोर्स तभी लगाएंगे चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ठीक है, व्हेन दे विल इंटरफेयर और दे विल क्रॉस द लाइन ऑफ ईच अदर। कौन सा लाइन भाई, फील्ड लाइन, ठीक है। समझ में आगे बात है, तुम्हें समझ में आ रहा है, दिमाग कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, होता ही है।
That is the reason there are exceptions either in physics or chemistry everywhere. मैंने क्या बोला था बेटा? Positive will always repel. But क्या ऐसा हमेशा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है दो पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? Yes, it is possible. क्या दो नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? Yes, it is possible. है ना? आर्टिकल? Yes. हर चीज। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है ना बेटा? कोई बात नहीं। देखो कभी भी सीधी सी बात है, दोनों अगर पॉजिटिव है दे विल रिपल, सिंपल। लेकिन एक पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और एक पॉजिटिव कम है, डोमिनेंस पॉजिटिव का बढ़ जाएगा, उसमें कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बेटा? नेगेटिव, एंड देन दे विल। अच्छे नहीं लग रहे। चलो दिस वीडियो विल बी प्राइवेट, इसको मैं वीडियो पे पब्लिक नहीं करूंगा। ओके, हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में? सोलेनॉइड। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस अबाउट टोरॉइड। व्हाट इज टोरॉइड? इट इज अ क्लोज्ड सोलेनॉइड, वी कैन से। क्या है भाई? सोलेनॉइड के पास दो एंड होते हैं बट इसके पास दो एंड नहीं होते हैं। दोनों एंड को हमने क्या कर दिया? फिर से एक दूसरे के साथ मिला दिया, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल आर at a same position, or we can say there is no north and south pole now. ठीक है? How it will looks like? देखो ये क्या है भाई? अभी हम लोगों ने जो एक पाइप लिया था ना, किसका? इंसुलेटर का। वही पाइप हमने ऐसा लिया, लेकिन कैसा बेटा? एक सर्कल। ठीक है? अब इस पर क्या हुआ कि मैंने वाइंडिंग करनी शुरू कर दी। किसका भाई? वायर का। वायर में, और ये वाइंडिंग हमेशा बहुत ही क्लोज और टाइटली होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसा डायग्राम यहाँ पर, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। ओके, इन केस ऑफ टोरॉइड अगर देखा जाए तो इसका सेंटर है O, यहां से ये रेडियस R1 दैट यू कैन से, एंड दिस रेडियस इज R2. R2 is the outer radius, R1 is the inner radius. Okay, and there are three different places, that is, let's suppose P, this is Q, and this is R. Okay, तीनों का मतलब क्या हुआ? P is and P and R both are outside of the toroid. And outside का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के बाहर, again the magnetic field at R and P both will be zero. ठीक है? Magnetic field at R and P they will be zero. This is the case of outside, है ना? अगर आपको पता करना है तो देखो, you can apply the Ampere circular law. You can draw the Ampere, you can draw the circular law or Amperian loop first. This is the Amperian loop. इस Amperian loop में जरा ध्यान से देखो, अगर मैं करंट ऐसे फ्लो कराता हूं बेटा, तो ये करंट क्या होगा? ऐसा जाएगा। देख, इस पॉइंट पर करंट क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखो भाई, और यहां पर बाहर की तरफ अगर देखा जाए, और यहां पर करंट कैसा हो रहा है? इनवर्ट। जितने नंबर ऑफ करंट बाहर आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ करंट क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम यहां पर लगाएंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, दैट इज म्यू नॉट I इनसाइड विल बी जीरो और नॉट। इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट होगा? टोटल जीरो। क्लियर? इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड एट R क्या हो जाएगा? दैट विल बी जीरो।
सिमिलरली अगर आप P पर एक एम्पीरियल सर्कुलर लूप ड्रॉ कर दो तो इसके अंदर तो कोई भी करंट है ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा, फील्ड जीरो होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अभी देखो मैंने किसके बारे में बताया बेटा, यहाँ पर इसके बारे में बताया, सोलेनॉइड। बाहर फील्ड क्या होगा, जीरो, है ना। यहां पर अगर देखो तो इसको भी ओपन कर दिया जाए तो ये और ये दोनों बाहर वाले पॉइंट्स तो है, फील्ड जीरो मिलेगा, याद रखने की जरूरत है। बट इन केस इन बिटवीन दीज टू or in between the winding what must be the magnetic field, that is mu naught n into I। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, b closed integral of dl that is equals to mu naught number of turns into I। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इनटू करंट कर देंगे, क्योंकि जब आप यहां पर बनाओगे क्या एम्पीरियन लूप, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर केवल आउटवर्ड वाले करंट आएंगे ना। देखो केवल आउटवर्ड वाले करंट आ रहे हैं, केवल आउटवर्ड वाले करंट आने का मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ आउटवर्ड लूप्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय करंट कर दिया जाएगा। ये देखो इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई r। r इज व्हाट, जरा ध्यान से समझना बेटा यार, ये देखो ये दूरी, दिस डिस्टेंस इज r which is neither equal to r1 or r2, so in general if we are assuming r is equals to r1 plus r2 by 2, that is the average distance, ठीक है, तब हम इसकी जगह पर 2 by r लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, देखो b is equals to mu naught n I by 2 by r, that is okay, this is actual formula, ठीक है। बट हमने क्या कह दिया, r को एवरेज ले लिया इसका, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, बोले कितना लेंथ है इसका टोटल, इतना, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, b, दैट इज mu naught n into, दिस इज द वैल्यू। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम लोग टोरॉइड के बारे में समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, that is a straight current carrying conductor, but it has see, here ये क्या है भाई, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर, इसको मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन से कट कर दिया है, देखोगे तो ऊपर की तरफ वायर अभी पड़ा हुआ, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट ठीक, ये क्या होगा इसका एक्सिस, इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा, टोटल करंट दैट इज I इन दिस डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और मुझे समझना है क्या कि इस पॉइंट पर बाहर ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना मान लिया जाए, कैपिटल R मान लिया जाए, ठीक। ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, A, B और C, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, ठीक है। आउटसाइड की बात करोगे तो बहुत आराम से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, क्या होगा आउटसाइड की वैल्यू, यू कैन ड्रॉ द एम्पीरियन लूप, ठीक। और इस एम्पीरियन लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो हम कह सकते हैं क्या, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड टोटल करंट कितना है I, dl की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 पाई r, r इज व्हाट द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप, so we can simply say B must be equal to mu naught upon 2 pi I by r। Is this formula relatable? Infinite वायर की वजह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। But if you talk about on the surface, so you can again draw the Amperian loop having radius, this is r, this is radius r, which is greater than capital R, outside की बात कर रहे हैं, what outside, but when r is equals to capital R,
You can apply the same formula. You will get the value on the surface. That's mu naught upon 2 pi I by capital R. Okay. But when we talk about inside like this is going to be very very important. In this case, देखो करंट तो पूरा यहाँ से फ्लो हो रहा था, ऐसे पूरा करंट फ्लो हो रहा था, बट इन दिस केस यू विल हैव द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन ओनली, दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब ऐसे केस में इस रीजन से करंट कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू छोटा सा करंट अपॉन छोटा सा एरिया। ठीक, I तो I है, एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, है ना, और I इनसाइड कितना है भाई? वही तो निकालना है, और ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगी, I में क्या आ जाएगा भाई? आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनटू, फिर से यही लूप, ये फॉर्मूला लगाओगे तो b इनटू क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगेन I इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई। बोल भाई, ऐसे केस में मैं r को एक r से कैंसिल कर सकता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by r square into r. This is the formula. We can say b is directly proportional to r when r is less than r. Are you getting my point here? ये क्वेश्चन जनरली हम लोग हमेशा डेरिवेशन में करते भी हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इसी साल नीट के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन नहीं आया था, एक्चुअली ग्राफ आया था। क्या ग्राफ आया था देखो जरा समझते हैं। आपको समझ में आ गया ना? देखो, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सी, ये r है, कब तक? अप टू द सरफेस। ऑन द सरफेस यू विल हैव द सेम वैल्यू। देखो यहां पर कितना आ रहा है सरफेस पर बेटा? ऑन द सरफेस दिस, और इन दिस फॉर्मूला आल्सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू कैपिटल R, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला। देखो कैपिटल R रखो तो r से r कट जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं? यहां पर अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो भी ये फॉर्मूला मिल जाएगा। मींस दिस इज अ पॉइंट वेयर यू विल हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर दिस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। on this surface maximum electric field, or inside B is directly proportional to R. So what is the nature of the graph inside that conductor? Or what is the graph inside the conductor? Parabola, straight line, circle, क्या directly proportional to R है, क्या बनेगा? Inversely proportional to R है, क्या बनेगा? Rectangular hyperbola, simple। तो ग्राफ हमारे पास यही दिया हुआ था इस बार के एग्जाम में, क्या? Which of the following is the correct graph between x या r कर लो, r एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या पॉइंट था? O, ये क्या था? कैपिटल R, और ये आउटसाइड ऑफ द पार्ट, एंड द ग्राफ वाज, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एट दिस पॉइंट यू विल हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by R, and outside you will find like this। ठीक है, this is the graph outside, that is B is inversely proportional। हम लोगों ने ये ग्राफ पतले वायर के लिए लगाया था, लेकिन अब इनसाइड ये थिक वायर तो ऐसा बचा। ठीक है, कभी कभी ग्राफ ऐसे भी दे देता है बेटा, तो वो क्या करता है? इसको पूरा पूरा वायर मारता है। तो बात समझ में आ गई दोनों साइड। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ग्राफ। हाँ, बात समझ में आ गया? तो दिस इज डन, क्या? मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव डन विद द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मूविंग अहेड फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। राम लखन से बोल दीजिए जरा पानी दे देगा।
क्या अबे यार देखो, बी आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर है ना, ठीक। बी इनसाइड क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर इनटू आर है, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दिस इज द केस व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ओके। इन केस मैं इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रखूं, व्हाट विल यू गेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन द सरफेस मिलेगा। अगर आर आर के बराबर हो जाए तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, आर से आर कट गया, ये है। अगर मैं इसमें आर की वैल्यू आर के बराबर रख दूं तो बी ऑन द सरफेस ही मिलेगा ना, means that is the point where either calculating from inside wala or outside wala formula will get the same value, means that is a continuous graph at this point, समझ पा रहे हो ना? Okay, this is the one part of the chapter. See, this is the one part of the chapter that we have finished. See, this one portion that we have done, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स की बात। मैग्नेटिक फोर्स दो फंडे पे हमें क्लियर करना है, फर्स्ट दैट इज ऑन अ मूविंग चार्ज एंड द सेकंड इज ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी है, ठीक। शॉर्ट में अगर एक बार थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पर, धीरे 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 देखो, यहां पर हमारे पास मूविंग चार्ज पर बात करनी है, कितना फोर्स लगेगा, दैट यू ऑलरेडी नो, F इज इक्वल टू क्यू बी बी, F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले का हमें बात करना है, दो ही फॉर्मूले हमारे पास है। और दूसरा क्या है बेटा, अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कितना लग जाएगा बेटा, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो ही फॉर्मूले को पूरी तरीके से डिस्कस करना है, इसके बारे में सारे एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। क्या देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पहला किस पर बेटा, मूविंग चार्ज, और दूसरा किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से देखना, if there is a moving charge, a single charge is there, okay, which is moving inside a magnetic field, suppose this is the direction of magnetic field, and charge is moving in this direction making at some angle theta, this is the value of charge, okay. So this charge will experience a force that has a value that is q v b sin theta, okay. Or if you want to write in vector form तो q v cross b, मतलब क्या हुआ, मतलब इससे ये समझ में आता है कि v और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, v यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो v और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v क्रॉस b, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें ये दोनों को कर रहे लाइन है ना। अगर मैं v यहां बना दूं और b यहां बना दूं तो v क्रॉस b करोगे तो फोर्स किधर लग जाएगा बेटा, यहां पर लग जाएगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो इसके लिए रूल क्या आप लोग अप्लाई करते हैं, हमेशा सिंपल से याद रख लोगे, क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, LEFT, ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट में F आता है, मतलब if you want to find the direction of force so you can apply the left hand rule, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भाई, लेफ्ट हैंड आपका यही है, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग के तीनों फिंगर्स है, इन तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
these two fingers are mutually perpendicular, these two are perpendicular, and these two are perpendicular. Okay, father, mother and child, F for force, M for magnetic field and C for current. करंट का डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कैसी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है ना बेटा, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास तीनों वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस कैन ऑलवेज बी अप्लाइड इवन इफ दे आर एट सम एंगल। तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल टू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट। बट यहाँ इसलिए मैं नहीं बताता हूँ इसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड में भी यही लगाते हैं, यहाँ पर भी यही लगाते हैं। इज दैट ओके? दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू बताने के बाद किसकी एंट्री होती है यहाँ पर? लेंस साहब की, है ना। लेंस साहब ने कहा क्या यार, क्या कर रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कराया, वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी बी। इन केस मैग्नेटिक फील्ड as well as electric field both are present simultaneously, so the charge will experience a force q into E due to the electrostatic field, and it will experience a force q v b sin theta that is due to magnetic field also. So the net force that will experienced by a charged conductor will be q into E vector plus q v cross b. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय लॉरेंज। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉरेंज इक्वेशन और लॉरेंज लॉ। ठीक है, ये किसके बारे में बात चल रही है बेटा? किसी एक चार्ज पार्टिकल के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर, सी अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज large number of charged particles and they all are moving in a particular direction with a speed of, किस स्पीड से मूव करते हैं बेटा? vb, drift velocity. Okay, so if all the conductors, see, if all the charged particles are moving in this particular direction with a velocity vb, so they will definitely experience some force. Okay, according to this concept, and when they all will experience the force, so if we will combine, if we will talk about the net force, means the conductor will experience a collective force or net force. Okay, and that force has a value that is IBL. ठीक है, और this force vector will be I L cross B, always remember this. ठीक है, and again the direction of this current can be find out with the लेफ्ट हैंड रूल। कैसी बातें सबको समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों के बारे में बेसिकली एप्लीकेशंस पढ़ने। एप्लीकेशंस का मतलब क्या है बेटा? सी, हमारे पास एक मूविंग चार्ज है, इस मूविंग चार्ज को मैं कहां पर मूव कराऊंगा बेटा? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। इन दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिस मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस, इट विल हैव डिफरेंट पाथ्स and the path will have some properties like its radius, like its time period, its velocity, that we will try to find out. When we will finish this topic, I will give you a break, then I will start this and अगला चैप्टर फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, just let me finish this topic. ये मूविंग चार्ज, हाँ बेटा 12 बज गया है। बेटा ब्रेक का मतलब हो जाता है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। चलो देखो, मैंने क्या बताया, आपके पास फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा बेटा? F is equals to QVB sin, always remember this. Let me take some example. Okay, let me take some example. Suppose this is the direction of magnetic field. What is the direction of magnetic field beta? Inward. Direction of magnetic field is inward. We have a charged particle and that is a plus q. That is a charged particle, that is plus q. It is moving into this direction with a velocity v vector. Okay,
What is the angle between magnetic field and velocity vectors? 90 degree. Everyone, सबको समझ आ रहा है? Because this is magnetic field inward and the direction of motion of positive charge in this direction. So what must be the direction of force? क्या रे? किताब पढ़ने आए हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? मैं कल भी तुम्हें समझाया था ये काम करना बंद कर दो क्लास में, वरना तुम्हारे क्लास करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। सी क्या बता रहा भाई? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज given, what must be the direction of force? Vertically upwards. So this must be the direction of force. Okay, तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है। बट इफ सपोज वी हैव a negative charge at place of positive charge, okay, it has a direction of motion in this direction. Okay, what is the direction of field? That is inward. What is the direction of current? नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, hence you will take the direction of current opposite to the flow of negative charge. Always remember, hence the direction of force will be downward. Okay, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे क्या कि ये है एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव अल्फा पार्टिकल, यू हैव बीटा पार्टिकल और यू हैव अ गामा। ठीक है, यू हैव अल्फा बीटा और गामा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस अल्फा? अल्फा कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज बेसिकली दिस, तीनों का डायरेक्शन फ्लो है सेम। ठीक है, तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। सो इट विल बेंड लाइक दिस। बीटा किधर मूव करेगा? इधर। और गामा क्या चला जाएगा? ठीक है, अभी मैं केवल डायरेक्शन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी ट्रेजेक्टरी रेडियस वो मैं आगे बताऊंगा। फुल बात समझ में आ गई? दिस इज वन क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। ओके, नाउ F is equals to QEB sin थीटा, जिसकी बात मैं करने वाला हूँ। इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, बट हमें ट्रेजेक्टरीज देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है, so in general I am going to take a positive charge. Okay, साथ ही साथ आप घर पे नेगेटिव चार्ज के बारे में भी सोच। ठीक, see the case number 1 that we can take here, case 1, that is when the magnetic field and velocity vector are parallel or anti-parallel. What is the meaning of this? The theta must be equal to 0 degree or 180 degree. This particular scenario क्या होगा भाई? F is equals to QBB sin 0 degree, that will also be 0, 180 will also be 0. Hence there will be no force experienced by that particular charge. What is the condition? This is the direction of magnetic field actually, and this charge is there with a velocity v. So will it experience any force? No, because the angle theta is 0. तो क्या इसका जो पाथ होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं चलता जाएगा बेटा? Newton's first law, a body will continue its motion until unless any external force is not applied. Hence there is no force applied externally or due to the magnetic field, it will follow its original path. So it will follow the straight line path or whatever the path it was initially followed. Okay? So that will have generally a straight path. Clear? Okay. The second point is the case number 2 that we can take यहाँ पे, that is case number 2. If theta is equals to 90 degree, what is the meaning of this? The velocity and magnetic field are at right angle. What is the right angle case? अभी भी हम लोगों ने लिया था केस। ठीक है, तो ऐसे केस में जरा देखो यहाँ पर, this is the direction. Let's suppose this is inward direction. This is a charged particle that is plus q moving with a velocity v right now. The direction of magnetic field which is actually inward. Okay, so due to this it will experience a force F. What must be the value of force?
sir, it is QVB sin 90 degree. That will be what? QV. सर आपने मुझे इसके बारे में बताया था क्या कि this force is always going to be perpendicular with the velocity. बताया था ना? मतलब force and velocity will remain perpendicular to each other. If there is such scenario when the velocity and force both are perpendicular always, है ना? So in that case, particular case, the particle will always follow a circular path. कैसा path follow करेगा बेटा? Circular. And the force which is actually acting perpendicular to this will provide the required centripetal force. ठीक है भाई, समझ आ रही बात? तो ऐसे केस में the centripetal force will become what? The force experienced by this. We can equate the value. मतलब इसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा? ऐसा सर्कुलर हो जाएगा. क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा? नहीं, it will complete a semicircle. Okay, so what must be the value? mv square upon r is equals to qv. v से v कट जाएगा. We can say mv upon r is equals to qv, or r can be written as mv upon. That is what the formula for radius of the circle.